हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है अगस्त ऑफर, जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, जो कब आया था 8 अगस्त 1940s में। हमने पहले भी बात की थी, जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिंथिंगो, उन्होंने जो है भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था, वो भी भारतीयों की अनुमति के बिना। इसी वजह से जो है जब जवाब लिया गया भारतीय नेताओं द्वारा, जो कि सत्तारूढ़ जो थे उस समय पे कांग्रेस थी, उन्होंने तो जो है ये जवाब उन्होंने नहीं दिया। इस वजह से कांग्रेस ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफ़ा दे दिया तो ओवरऑल क्या हुआ, कांग्रेस में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो 1940 का रामगढ़ बिहार में, वहाँ पे जो है इसकी अध्यक्षता की थी अब्दुल कलाम ने, ठीक है। तो वहाँ पे कहा गया था, सरकार से ये मांग करी गई कि जो है केंद्र में अब अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बेसिकली नेशनल गवर्नमेंट जो है अब दी जाए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से इस्तीफा देना इनफ थोड़े था, अब कुछ ना कुछ तो डिमांड होगी। तो उन्होंने क्लियर बोला कि भाई हमको जो है गवर्नमेंट दो, हमारी जो गवर्नमेंट है जो है नेशनल गवर्नमेंट है, अब वो दो, अब हम इसमें नहीं काम चलाएंगे जैसा हमारा सिस्टम चल रहा था। क्योंकि भाई उनसे पूछे बगैर आप कैसे जो है भारतीयों को शामिल कर सकते हो वर्ल्ड वॉर में, जहाँ फाइनेंशियली रिसोर्सेज यूज़ करके, मैन पावर यूज़ करके, बिल्कुल ही बिना किसी परमिशन के कैसे ऐड कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिमांड रखी जाएगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे अपनाएगी? डेफिनेटली वो नहीं अपनाएगी। उन्होंने ये चीज़ मानने से मना कर दिया। पर पॉइंट क्या था, ये समय ऐसा था कि भाई उनको जो है कई कारणों से डर था। अब किन बातों का डर था, तो जैसे जो कांग्रेस है अब आज़ादी मांगने लग गई है, और क्योंकि ये समय ऐसा था, जर्मन के जो नाजी थे वो इस समय पे अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, तो कहीं जो है भारतीय जो है नाजी के सपोर्ट में ना चला जाए, ये उन्हें डर था। और यहाँ तक युद्ध जो था वो काफ़ी गंभीर चल रहा था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इस समय पे, और जो नाजी है अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा क्षेत्रों तक जो है बढ़ा चुका था। तो उन्हें डर था कि वही चीज़ कि अब ये जो है जो इनकी कॉलोनीज़ हैं उन पे जो है अफेक्ट ना डाले। और इसी तरह जो है जापान जो था वो भी अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था, और उनको डर था कि कहीं जो है जापान या जर्मनी जो है इंडियंस की इनकी हेल्प ना करने लगे। तो इसी वजह से अब कुछ तो हल निकालना ही था, तो इंडियंस को शांत करना ही था। तो लॉर्ड लिंथिंगो ने क्या करा कि जो 8 अगस्त 1940 था, उस समय जो है एक अगस्त प्रस्ताव दिया। अब उस प्रस्ताव में क्या था, तो हम इस पे बात करते हैं ताकि जो है भारतीयों को शांत किया जा सके। तो उन्होंने कहा युद्ध के तुरंत ही बाद, जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके बाद में ही एक संविधान तैयार करने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी दे दी जाएगी, नियुक्त कर दी जाएगी, जहाँ पर मुख्य रूप से भारतीयों का ही बहुमत होगा। और यहाँ तक कि जो भारतीयों का अनुपात होगा ना, वो उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार ही होगा। तो मतलब इसमें तकरीबन हर ग्रुप को, हर कम्युनिटी को ऐड करने की बात की गई, और कहा जो बहुमत होगा वो भी भारतीयों का ही होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो दे देंगे, पर वो देंगे युद्ध के बाद। तो जो है और क्या बोला, भविष्य में कोई भी जो संविधान है अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नहीं बनाया जा सकता। तो मतलब उनका भी ओपिनियन लिया जाना ज़रूरी है। तो इससे जो है मैंने जैसे बोला, अब मुस्लिम जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, सिख, ईसाई और जितनी भी अदर कम्युनिटीज़ हैं सब जो हैं इसमें ऐसे शामिल हो जाएंगी, ये सोच के कि भाई जो है हम अल्पसंख्यकों की बात का ध्यान रखा जाएगा। और ओवरऑल पर यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं हुई थी कि वयस्क मताधिकार दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी बोला, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसे हम कार्यकारी परिषद बोलते हैं, उसमें भी भारतीयों की संख्या को बढ़ा देंगे, जो बेसिकली जुलाई 1941 तक 12 से 8 हो जाती है। 12 टोटल थे, 12 में से 8 जो है भारतीय कर दिए गए। तो आप देख ही सकते हो, 4 जो हैं अब बस वही ब्रिटिशर्स रहे। पर पॉइंट ये है, जो 4 रहे ना, वो डिफेंस चार्ज, फाइनेंस और होम्स में सबसे ज़्यादा प्रभावी थे, ठीक है। और क्या बात करी, एक सलाहकारियों के साथ जो है राष्ट्रीय रक्षा परिषद बनाया जाएगा, बेसिकली नेशनल डिफेंस काउंसिल, और जो है डोमिनियन स्टेटस का पे भी ध्यान दिया जाएगा।
तो बदले में क्या चाहेंगे, अब इतना कुछ ऐसे ही थोड़े दे देंगे, तो बदले में वो ये आशा करेंगे कि भारत के जो सभी दल और समुदाय हैं वो ब्रिटेन को युद्ध में हेल्प करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको हेल्प करें। तो अब ये सब जो ऑफ़र किया गया तो इसको एक्सेप्ट करने की रही बात, तो ना तो कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया ना ही मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट किया, तो बेसिकली रिजेक्ट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं कि भाई कांग्रेस ने इस ऑफ़र को क्यों रिजेक्ट कर दिया, जबकि इसमें जो है आप देख सकते हो डोमिनियन स्टेटस की भी बात करी है, भारतीयों की संख्या भी बढ़ाने की बात की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी बनाने का भी वायदा किया है, चाहे वो बेशक वॉर के बाद हो। तो इसीलिए जो है अब कांग्रेस इस समय क्या होता है, वो कहती है 21 अगस्त 1940 तक में एक वर्धा में मीटिंग होती है इसको लेकर, और वो वहीं पर इसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम किया गया था कि भाई तुम्हारे लिए प्रोविजंस करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दो, पर साथ देने के बाद क्या आज़ादी मिली, नहीं मिली। तो ऐसे वायदों पे अब विश्वास कर भी नहीं सकते थे कि युद्ध के बाद होगा, युद्ध के बाद होगा नहीं होगा, क्या भरोसा। तो इसीलिए जो है इसे रिजेक्ट कर दिया गया, और अब जो है बात की गई कंप्लीट फ्रीडम की, ना डोमिनियन स्टेटस, कुछ नहीं, किसी भी तरह से उनके अंडर नहीं, अब कंप्लीट फ्रीडम की बात की गई, जो बेसिकली नेहरू और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। तो नेहरू जी ने कहा भी कि डोमिनियन स्टेटस जो है ना, ये दरवाजे में जड़ी जंग की लगी हुई कील के समान है, मतलब इतनी पुरानी बात को तुम अब बोल रहे हो कि हम तुम्हें दे देंगे, तो अब क्या, अब तो कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, बेसिकली इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है उन्होंने लॉन्च किया। वहीं अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की, कि मुस्लिम लीग ने ना पहले तो इसे एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, यहाँ अल्पसंख्यकों के भी हितों को देखा गया है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट बाद में जाके क्या हुआ, जिन्ना जी ने जो है, जो सिकंदर हयात खां थे और फजलुल हक थे, वो नेशनल डिफेंस काउंसिल में जो है बेसिकली चले गए थे, तो उन्हें वहाँ से इस्तीफ़ा देने को उन्होंने बोला कि इस्तीफ़ा दे दो आप वहाँ से। अब क्यों, क्योंकि अब जो है लीग की जो मांग थी ना, वो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कांग्रेस की तरह ही अपनी मुस्लिम भागीदारी, और अब जो है उनकी डिमांड थी पाकिस्तान की, कि उनको पाकिस्तान चाहिए। तो 1940 में जो लाहौर का सेशन होता है मुस्लिम लीग का, वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने ही इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की मांग की गई, ठीक है। और जो ये प्रस्ताव था, प्रस्ताव का प्रारूप था, वो सिकंदर हयात खान ने बनाया था, जो पंजाब के पीएम थे, और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था, वो थे फजलुल हक, जो बंगाल के पीएम थे उस समय पे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये वर्ड पाकिस्तान की, तो ये जो पाकिस्तान शब्द है ना, ये 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो छात्र थे, ये चौधरी रहमत अली, इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था, और ये जो है 1933 में बेसिकली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के 1 साल बाद की बात है, तो उन्होंने ये पाकिस्तान वर्ड दिया। तो अब ये पाकिस्तान को अगर डीकोड करें तो क्या था, पी जो है रिप्रेजेंट करता है पंजाब को, ए रिप्रेजेंट करता है अफ़गानिस्तान को, की जो है करता है कश्मीर को, एस करता है रिप्रेजेंट सिंध को, और तान जो करता है वो रिप्रेजेंट करता है बलूचिस्तान को। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं ऑलरेडी उसके नाम में ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब बात अगर हम ये करें कि ये तो 1940s में क्लियर बोल दिया गया कि पाकिस्तान की मांग की गई, तो क्या पाकिस्तान जैसे क्षेत्र की क्या पहले कभी डिमांड नहीं हुई, या कभी इसके बारे में सोचा नहीं गया? तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल सोचा गया था। तो अब हम उसी पे बात करते हैं कि इससे पहले कब क्या बात हुई। तो इससे पहले जो है 1930 में जो है मुस्लिम अधिवेशन में जो इलाहाबाद का हुआ था, उसमें इकबाल ने भी पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी थी,
उन्होंने यहाँ तक ये बोला था कि जो उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों का अंतिम नियति प्रतीत होता है। तो उन्होंने तो एक डेस्टिनी बता दी कि उन्हें लगता है कि मुस्लिमों का अंतिम नियति ही यही है कि एक वो जो है अलग उत्तर पश्चिम भारत पालें। अब वहीं 1933 की हमने बात करी ही चौधरी रहमत अली की, उन्होंने तो पाकिस्तान शब्द तक दे दिया। और जो 1938 से 39 का टाइम था, जब हम वो जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, उस समय भी इवन यहाँ तक ये प्रस्ताव दिया गया था अलीगढ़ योजना में जफरुल हसन और हुसैन द्वारा कि 4 स्वतंत्र राष्ट्रों की बात की गई, जिसमें बात की गई थी पाकिस्तान की, बंगाल की, हैदराबाद की और हिंदुस्तान की। ठीक है, तो उसमें भी ये मेंशन किया गया था। चलिए, ये सब तो बात रही कि उसको एक्सेप्ट किन बेसिस पे नहीं किया गया, मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया अगस्त ऑफर को, और कांग्रेस ने क्यों किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांग्रेस ने जो है लॉन्च किया था एक इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो उसका एम जो था क्या था अब क्या था, ये दिखाना कि देश की चुप्पी जो है या वो धैर्य जो है वो उनकी कमज़ोरी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और क्या रीज़न था, और ताकि जो जन आंदोलन वो कर रहे हैं, अगर वो फॉर एनी रीज़न वो हिंसक हो भी जाता है किसी भी रीज़न से, जैसे बाकी सब हुए थे, तो गवर्नमेंट ये देखना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही शर्मिंदा होगी। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने एक धरसना कांड देखा था, तो वहाँ पे जो है इंडियंस को बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पर हिंसा नहीं हुई थी। तो ये जो इंसिडेंट था उठ के इवन जो है अमेरिकन पत्रिकाओं में भी गया, और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये इंसिडेंट इतना पॉपुलर हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, और एट द एंड उन पे जो है अगर जो है अमेरिकन गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट्स का भी प्रेशर पड़ा कि भाई कुछ हल निकालो। इसी वजह से जो है लॉर्ड इरविन को जो है गांधी से बात भी करनी पड़ी। मानती हूँ सिर्फ एक यही रीज़न नहीं था, और भी काफ़ी सारे रीज़न्स थे, पर उनमें से एक रीज़न ये भी था। तो यही एक रीज़न यहाँ पर भी है कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद शर्मिंदा महसूस करे। और क्या बात है कि लोगों की ये जो भावना व्यक्त करना कि उन्हें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते, पर भाई वर्ल्ड को भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया यहाँ पे लड़ रहा है ब्रिटेन की तरफ से, वो अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा है, उस पर युद्ध थोपा गया है, वो नहीं चाहता ब्रिटेन का साथ देना। तो ये जो है एक रीज़न और था। और क्या बोला कि ये जो है एक बड़ा जन संघर्ष शुरू करना चाहते थे, जो सरकार शांतिपूर्वक कांग्रेस की मांगों को स्वीकार कर ले, जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये सारे कुछ एम्स थे। तो अब क्या होता है, पॉइंट ये रखा जाता है कि जो ये आंदोलन जो है ना ज़्यादा हिंसक ना हो, इसीलिए बड़े केयरफुली जो है सत्याग्रहियों को चुना जाता है, जिनमें सबसे पहला सत्याग्रही जो चुना जाता है आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जो हैं ब्रह्मदत्त, और जो तीसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। हम इनके बारे में बात करें उससे पहले हम जो है बात करते हैं कि इसकी क्या मेथडोलॉजीज थी, मतलब किस तरीके से जो है इसे इंडिविजुअल सत्याग्रह को लीड किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये सत्याग्रही कौन थे, तो पॉइंट ये है कि जो भी भाई ये 3 लोग चुने गए, सत्याग्रही चुने गए, उनका क्या काम था कि सरकार और युद्ध के विरोध में बोलना कि भाई हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ये युद्ध सही नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म करना और ये जो है अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, अब भाई अवेयरनेस फैलाएंगे देन ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट तो धर लेगी, जेल में डाल देगी। तो उनका यही पर्पस था कि जो सरकार है उन्हें जब तक गिरफ्तार नहीं करती है वो आगे बढ़ते रहेंगे। अब कहाँ, वो दिल्ली की ओर। उनका एम यही था कि जितने भी सत्याग्रहियों को चुना जाएगा वो जाएंगे दिल्ली, और जो दिल्ली जाएंगे उसी रास्ते में वो जो है लोगों को अवेयर करते चलेंगे, गवर्नमेंट की और इस वॉर की क्रिटिसिज्म करते हुए चलेंगे। और जहाँ भी अगर वो दिल्ली पहुँच जाते हैं वेल गुड, नहीं पहुँचते तो जेल चले जाएंगे। तो ऐसे ही जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है सत्याग्रही छोड़ रहे थे, इसीलिए इसे जो है दिल्ली चलो अभियान भी कहा गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे पहले सत्याग्रही जो थे
आचार्य विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य थे, जिन्होंने शुरू किया था 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। ठीक है, अब ये जो है एक गांव में युद्ध के खिलाफ बोलते हुए जेल में डाल दिए गए। अब जेल में ही उन्होंने जो है 3 किताबें भी लिख दी, स्वराज शास्त्र, स्त्री प्रज्ञा दर्शन और जो है ईशावास्यवृत्त। ठीक है, अब इसी तरह जो है जब दूसरे सत्याग्रही चुने गए, ब्रह्मादत्त जो थे वो गांधी जी के आश्रम में ही निवास करते थे और डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट के उल्लंघन के लिए जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया और इनके कई सारे फॉलोअर्स थे। ठीक है, और अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, पर क्या होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल सत्याग्रह था और इसमें जो है ये लोग जा रहे थे, ठीक है, जाते थे जेल में डाल दिए जाते थे जल्दी, फिर उन्हें दूसरा सत्याग्रह तैयार करना पड़ता। तो मतलब जो मास मूवमेंट चाहते थे ना, वो मास मूवमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से वो चाहते थे। तो क्या होता है, 17 दिसंबर 1940 में गांधी जी ने इस आंदोलन को निलंबित कर दिया, जो बेसिकली ऑफिशियली तो देखो 15 मई 1941 में बारदोली सेशन में ही इसे वापस लिया गया, पर 17 दिसंबर 1940 में गांधी जी ने इस आंदोलन को निलंबित कर दिया। और जो इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था नेहरू जी द्वारा, वो 5 जनवरी को हुआ था 1941 में, जिसमें 20,000 पीपल से भी ज़्यादा लोग जो हैं उनके साथ गिरफ्तार हुए थे। पर पॉइंट यही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मास लेवल पर नहीं आया था। ठीक है, पर अब क्योंकि जो उनका पर्पस था गवर्नमेंट को परेशान करना और इंसल्ट फील कराना और उन्हें ये दिखाना कि भाई अगर वो कुछ हल नहीं निकालते हैं, उन्हें फ्रीडम नहीं देते हैं, तो ये मूवमेंट्स चलते रहेंगे। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश सहयोगी देशों और नाजी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के एक नेता थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उनको जो है एक मिशन नेता के तौर पे जो है भारत भेजा। इसीलिए जो है अब आगे चल के जो है क्रिप्स मिशन आता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।